हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम EHI 01 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपको EHI 05 के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1857 का विद्रोह क्यों असफल हुआ। 1857 में जो विद्रोह हुआ था वह क्यों असफल हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, मतलब कि ब्रिटिश सरकार में इसका क्या प्रभाव पड़ा था। ये आपको 20 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ये EHI 01 में के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह होने का क्या कारण था। देखिए हम ये जो क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं, हम उन स्टूडेंट के लिए ला रहे हैं जो इसके पास बुक नहीं आ पाती है। उनको हम कुछ इम्पोर्टेंट लगभग 10 से 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। यदि आप इन क्वेश्चनों का तैयारी कर लेते हैं तो 70 से 80% का आप तैयारी हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को देखते हैं तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। यदि नेक्स्ट पार्ट जो डालेंगे वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं 1857 विद्रोह होने के क्या कारण थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका क्या कारण था। सबसे पहले जानते हैं तत्कालिक कारण क्या था 1857 के विद्रोह का। देखिए 27 मार्च 1857 को बैरकपुर में तैनात एक युवा सैनिक मंगल पांडे ने अकेले ही ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करके बगावत कर दी थी। देखिए हमला इसलिए किया गया था कि कारतूस में जो है हिंदू को कारतूस में गाय का चर्बी दिया जाता था। वो मतलब चलाने से पहले उसको मुंह से छीलना पड़ता था, और मुस्लिम लोग को सूअर का चर्बी लगा के दिया जाता था, उसको भी यही करना पड़ता था। मतलब हिंदू को लगता था कि मेरा धर्म खतरा में पड़ रहा है, मेरा धर्म विनाश हो रहा है, जिस कारण अंग्रेज के खिलाफ इन मंगल पांडे और भी सैनिक को लेके काफ़ी विरोध था, जो सामने आया बगावत करके। मंगल पांडे सबसे पहले व्यक्ति थे। देखिए आगे देखते हैं। उसे फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे जो है बगावत के कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया, और इस घटना पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, परंतु इससे सिपाहियों में फैले असंतोष तथा क्रोध का पता चल गया। इस घटना के एक महीने के अंदर 24 अप्रैल को मेरठ में तैनात देसी घुड़सवार सेना के 90 लोगों ने चर्बी लगे कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। जो हम आपको पता है चर्बी लगे कारतूस, देखिए चर्बी इसलिए लगाया जाता था कि ये सस्ता पड़ता था, इसलिए अंग्रेज चर्बी का यूज किया जाता था कारतूस में। आइए आगे देखते हैं। देखिए उनमें से 85 को बर्खास्त कर दिया गया, मतलब कि नौकरी से निकाल दिया गया, तथा जो 90 लोग जो थे चर्बी लगे कारतूस से इनकार किया था चलाने से, उसमें से 85 को बर्खास्त कर दिया गया, और उसमें से 9 मई को 10 साल के लिए जेल की सज़ा दे दी गई। जो मतलब इस्तेमाल करने से इनकार किया था जो सैनिक, उसको 85 को बर्खास्त करके और 10 साल का सज़ा दे दिया गया। इस पर शेष भारतीय सिपाहियों में जोरदार प्रतिक्रिया हुई, और अगले 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय फौज ने विद्रोह कर दिया। अपने साथियों को मुक्त कराकर तथा ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर उन्होंने दिल्ली की ओर कूच करने का निर्णय लिया। इससे पता चलता है कि उनके दिमाग में ब्रिटिश शासन का कोई ना कोई विकल्प होगा। जो शासन कर रहा था ब्रिटिश राज, उनके मतलब बराबर समांतर कोई ना कोई विकल्प होगा, जिस कारण ये सैनिक विद्रोह कर दिया था ब्रिटिश लोगों के साथ। यह 1857 विद्रोह होने का तत्कालिक कारण माना जाता है अभी भी। देखिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसका मुख्य कारण क्या क्या था। इसका मुख्य कारण देखिए, इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का अमानवीय शोषण था। ब्रिटिश शासन जिसका प्रारंभ विधिवत रूप से 1757 में प्लासी युद्ध के बाद बंगाल में हुआ था। जब बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, इसके बाद अंग्रेज का भारत पे एकाधिकार हो गया था यहाँ, मतलब कि और बाकी जो भी देश के लोग यहाँ व्यापार कर रहे थे उनको समाप्त करना चाहते था। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए आगे, भारतीयों का शोषण कर ईस्ट इंडिया कंपनी सौदागरों और व्यापारियों द्वारा
शासित थी, जो स्वयं को समृद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मतलब अपने आप को समृद्ध करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी हद तक जा सकती थी। कंपनी सन 1600 ईस्वी में बनी और इसे महारानी एलिजाबेथ ने राजशाही अधिकार पत्र दिया, जिससे इसे पूर्व से व्यापार करने की विशेष सुविधा प्रदान की गई। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त करना था, जो हम आपको बताएं, जो 1757 प्लासी युद्ध के बाद एकाधिकार हो गया था। यह व्यापार करने वाली कोई साधारण कंपनी नहीं थी, बल्कि इसके पास प्रशिक्षित सैनिक थे। ये कंपनी जो थी सिर्फ व्यापार नहीं करती, इसके पास सेना भी होती थी, जिन्होंने पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों से 17वीं और 18वीं शताब्दियों में एकाधिकार प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। इन प्रतिद्वंदी शक्तियों को पराजित करने के पश्चात इन्होंने भारतीय व्यापारियों को, जो इनसे टक्कर ले रहे थे, परास्त कर दिया था। 1757 में प्लासी युद्ध जीतने के बाद उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापारिक नीति को सफलतापूर्वक लागू कर दिया तथा भारतीय व्यापारियों की प्रतिद्वंदिता को भी पूरी तरह समाप्त कर दिया तथा भारतीय कारीगरों पर दबाव डालकर सामान को कम कीमत पर बेचने को बाध्य किया, ताकि उसे लाभ न मिले और वह धीरे धीरे ख़त्म हो जाए और एकाधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो। इस वजह से भी यह विद्रोह भड़क आता है। कोई भी विद्रोह होता है, उसके पीछे उन लोगों के साथ भारी शोषण किया जाता है, जिस कारण वो विद्रोह करने के लिए आगे आते हैं। आइए देखते हैं यह विद्रोह क्यों असफल रहा। देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ। इस शक्तिशाली विद्रोह के पतन के कई कारण थे, जो निम्नलिखित हैं। देखिए, इस विद्रोह का असफल होना, जिसमें ढेर सारा कारण है, 5 कारण हम बताएंगे आपको। इसको अच्छे से देखिए, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि असफल क्यों हुआ था। वो तो हम बता दिए कि इसका होने का क्या कारण था, कुछ पॉइंट। ये असफल क्यों हुआ था, वो इस प्रश्न का उद्देश्य है। आइए देखते हैं। एक रूप विचारधारा एवं कार्यक्रम का अभाव। एक रूप विचारधारा एवं कार्यक्रम का अभाव था। मतलब एक रूप विचारधारा, सबका एक विचार नहीं था, और कार्यक्रम जो था हर एक जगह हर एक टाइम पे अलग अलग टाइप से हुआ था, जिस कारण ये विद्रोह को दबाने में अंग्रेज सफल हुआ था। आइए जानते हैं। देखिए, 1857 के विद्रोह ब्रिटिश सरकार और शासन प्रणाली को कुछ समय के लिए उखाड़ फेंका, लेकिन विद्रोह यह नहीं जानते थे कि इसकी जगह या क्या विकल्प होना चाहिए। उनके दिमाग में कोई भी दूरदर्शी योजना नहीं थी। इस कारण उन्हें पुरानी सामंत व्यवस्था की ओर देखना पड़ा। यह व्यवस्था इतनी जर्जरित हो चुकी थी, जर्जरित मतलब पुरानी हो चुकी थी, और उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रह गई थी जिसके कि अंग्रेज़ों का सामना कर पाए। देखिए, जो सामंत व्यवस्था थी, इसमें उतना मतलब शक्ति नहीं रह गई थी जो अंग्रेज से इसका सामना कर सके या उसका विकल्प बन सके। आइए आगे देखते हैं। इन शासकों की असफलता के कारण ही अंग्रेज सारे भारत को अधीन करने में सफल हो सके थे। इन लोगों पर भरोसा रखने के कारण विद्रोहियों को भारतीयों में एक नई चेतना जगाने में बाधा उपस्थित हुई। केवल राष्ट्रीय एकता ब्रिटिश शासन का सक्षम विकल्प बना सकती थी। दूसरा कारण देखते हैं। देखिए, भारतीयों में एकता का अभाव। यहाँ पे जो था, हिंदू मुस्लिम सभी एक नहीं थे, सभी का विचार अलग था, उनमें एकता का अभाव था। देखिए, 1857 के विद्रोह में भारतीयों में एकता का अभाव रहा है। जैसे बंगाल के सिपाहियों ने विद्रोह में भाग लिया था, किंतु सिख तथा दक्षिण भारतीय सिपाही अंग्रेजों की ओर से विद्रोहियों का दमन कर रहे थे। सिख लोगों ने इस विद्रोह का साथ नहीं दिया। उनका निजी कारण था। उन्हें लगता था कि मुगल शासक जीत के बाद शासन में अंग्रेजी उसको भय था। मतलब कि जो था, ये सिख लोग को मतलब मुसलमान जो था बहुत
उसके साथ नाइंसाफ़ी किया था, जिस सिख लोग को डर था कहीं फिर से ये सत्ता में आ जाएगी तो हमको फिर से तकलीफ होने लगेगा। देखिए, क्योंकि सिख लोग मुगलों द्वारा, आगे देखते हैं, देखिए मुगलों द्वारा बहुत सताए गए थे। इसी प्रकार राजस्थान के राजपूत राजाओं और हैदराबाद के निजाम मराठा शक्ति के पुनरुत्थान से असंकतित थे। मतलब कि उनको लगता था कि यदि ये 1857 का विद्रोह सफल हुआ तो मराठा शक्ति फिर से अपने शक्ति प्रदर्शन करने लगेगी और जिसके कारण राजस्थान के राजपूत राजा और हैदराबाद के निजाम इससे अछूते रह गए, जो उनका मतलब इस युद्ध में, क्रांति विद्रोह में कोई हाथ नहीं रहा। मराठों ने इसके राज्यों में जाकर लूटपाट मचाई थी। इसके अलावा कृषकों के कुछ वर्गों ने जो ब्रिटिश शासन से लाभान्वित थे, अंग्रेजों को विद्रोह के खिलाफ सहयोग दिया था। जो ब्रिटिश से जो लाभान्वित किसान थे वो लोग अंग्रेज का साथ देकर इस विद्रोह को दबाने में सहयोग किया था। देखिए आगे देखते हैं शिक्षित भारतीयों के सहयोग का अभाव। जो शिक्षित भारत के लोग थे उनका भी सहयोग इस विद्रोह में नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज ही इस मतलब भारत देश को आधुनिक बना सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं था। देखते हैं, आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोह को सहयोग नहीं दिया, क्योंकि उनके विचार से विद्रोह का रूप पिछड़ा हुआ था। यह शिक्षित मध्य वर्ग ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था की उपज थे और उनकी ऐसी धारणा बन गई थी कि देश को आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर करने में अंग्रेज ही नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और नेताओं में क्या था, नेताओं में फूट था, सभी नेता एक साथ नहीं थे। देखिए सबसे मुख्य समस्या विद्रोहियों के वर्ग में एकता के अभाव की थी। उनके नेता एक दूसरे के प्रति संदेहास्पद एवं ईर्ष्यालु थे। एक दूसरे से जो है मतलब कि मिलनसार नहीं था नेता में, एक दूसरे से जलते थे और अक्सर छोटे झगड़ों में उलझते रहते थे। उदाहरण के लिए अवध की बेगम मौलवी अहमदुल्ला के साथ और मुगल शासक सेना प्रमुख के साथ झगड़ते रहते थे। नाना साहेब के राजनीतिक सलाहकार अजीमुल्लाह ने उन्हें दिल्ली न जाने की सलाह दी, क्योंकि वे सम्राट बहादुर शाह के सामने छोटे पड़ जाएंगे। इसलिए नेताओं के स्वार्थपन एवं संकीर्ण दृष्टिकोण ने विद्रोह को दुर्बल बना दिया और इसके एकीकरण में रुकावट डाली। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए ब्रिटिशों की सैनिक श्रेष्ठता, ब्रिटिश की जो सेना थी वो अनुशासन पूर्वक थी, जिस कारण यह मतलब विद्रोह को दबाने में काफ़ी सफल रहा। देखिए विद्रोह की विफलता का अन्य मुख्य कारण था अंग्रेज के पास उत्कृष्ट शस्त्रों का होना, मतलब कि उसके पास शस्त्र उत्कृष्ट कोटि के थे। दुनिया भर में अपनी शक्ति की ऊंचाई पर तथा ज़्यादातर भारतीय शासकों एवं प्रधानों के द्वारा समर्थित ब्रिटिश साम्राज्यवाद विद्रोहियों के लिए सैन्य रूप से कहीं अधिक मजबूत था, जबकि विद्रोहियों में अनुशासन एवं केंद्रीय नियंत्रण का अभाव था। अंग्रेजी सेना को लगातार अनुशासित जवानों, युद्ध सामग्रियों और पैसे का स्रोत ब्रिटेन से मुहैया होता था। सिर्फ साहस से ही शक्तिशाली एवं निर्धारित शत्रु को, जिन्होंने अपनी युद्ध नीति चतुराई के साथ नियोजित की थी, नहीं जीता जा सकता था। अनुशासनहीनता के कारण ही मुठभेड़ में विद्रोहियों को अंग्रेजों की अपेक्षा अधिक जान माल की हानि उठानी पड़ी। अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता देखकर भारतीय सिपाहियों में से अधिकतर अपने गांव वापस लौट गए। ये ब्रिटिश सेना का श्रेष्ठता था, उनका अनुशासन था, उनको जो शस्त्र था उनको ब्रिटेन से मुहैया कराया जाता था और उनको पैसा भी ब्रिटेन से ही आता था, जिस कारण ये एक अनुशासित जवानों का एक संगठित टीम था। जो विद्रोही था उसमें कोई अनुशासन नहीं था, जिस कारण विद्रोही छोड़ के अपने गाँव लौट गए थे। आइए देखते हैं कि 1857 के युद्ध के बाद उसमें मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या परिवर्तन हुआ था, उस पर चर्चा करते हैं।
देखिए 1857 विद्रोह की असफलता के बावजूद इसने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को गहरा आघात पहुंचाया। विद्रोह के बाद के ब्रिटिश शासन की संरचना और नीतियों में भारी फेरबदल किया गया। देखिए क्या क्या फेरबदल किया गया। सबसे पहला है सत्ता का हस्तांतरण। पहला मुख्य परिवर्तन यह था कि भारत का शासन 1858 एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। मतलब कि पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में भारत का प्रशासन था वो चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास। अब भारत के लिए राजकीय सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसे कहते हैं, जिसे एक परिषद द्वारा सहयोग प्राप्त होगा, भारत के शासन के लिए जिम्मेवार था। पहले यह अधिकार कंपनी के निर्देशों के पास हुआ करता था। देखिए दूसरा, सैन्य संगठन में परिवर्तन। दूसरा मुख्य परिवर्तन सेना में किया गया। भविष्य में भारतीय सिपाहियों द्वारा कोई भी विद्रोह न हो, इसके लिए कई कदम उठाए गए। प्रथम कदम था यूरोपीय जवानों की संख्या बढ़ा दी गई और बंगाल की सेना में 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय, बम्बई एवं मद्रास की सेनाओं में 5 भारतीय सिपाहियों पर 2 यूरोपीय को नियुक्त किया गया। आइए आगे देखते हैं। देखिए यूरोपीय फौज को प्रमुख भौगोलिक एवं सैन्य स्थितियों में रखा गया। सेना की प्रमुख शाखाओं जैसे तोपखानों को सिर्फ यूरोपियों के हाथों सौंप दिया गया। जो ब्रिटेन से जो लोग आए थे वहाँ जो सेना में मतलब नियुक्त किया गया था, उन्हीं के हाथों में ये दिया जाता था। कोई भी भारत के जो सैनिक थे उसके हाथ में नहीं देता था। दूसरा, सेना के भारतीय वर्ग का संगठन फूट डालो और शासन करो की नीति पर आधारित था। जवानों की में राष्ट्रीय भावना न जागे, इसलिए जाति, समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंट की स्थापित हुई थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तीसरा क्या था? फूट डालो और शासन करो। फूट डालो और शासन को डिवाइडेड रूल था। देखिए इस नीति को सामान्य जनता में भी लागू किया गया था। देखिए दोस्तों, इस नीति को सामान्य जनता में भी लागू किया गया। चूँकि अंग्रेज़ों ने यह सोचा कि विद्रोह का षड्यंत्र मुसलमानों द्वारा रचा गया था, इसलिए इन्हें कठोर दंड दिए गए और उनके साथ लोक नियुक्तियों एवं कई अन्य क्षेत्रों में भेदभाव बरता गया। इस नीति को बाद में उलट दिया गया और मुसलमानों के लिए एक विलंबित प्रसादन की शुरुआत हुई और 19वीं सदी के अंत में मुसलमानों को हिंदुओं से बेहतर सुविधा देने की योजना बनाई गई, जिससे कि भारतीयों में भेदभाव उत्पन्न करके आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। इस नीतियों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समस्याओं पैदा करने की और सांप्रदायिकता के विकास में योगदान दिया। यहाँ पे था कि हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, सिख को ईसाई से, सबसे लड़ा के कोई भी आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए, जिस वजह से कोई भी आंदोलन व्यापक रूप नहीं ले सके। ये मतलब परिवर्तन हुआ था जब असफल हुआ था 1857 का विद्रोह। देखिए चौथा देखते हैं, रियासतों के प्रति नई नीति। जो रियासत अंग्रेज़ का साथ दिया था 1857 में, उसको जो है कुछ विशेष प्रावधान दिया गया था, देखते हैं। देखिए दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ब्रिटिश नीतियों का रियासतों की तरफ था। विलय की पूर्व नीति को अब छोड़ दिया गया और शासकों को उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार मिला। यह उन देशी शासकों को उपहार स्वरूप मिला जो कि विद्रोह के समय अंग्रेज़ों के साथ थे। हालांकि भारतीय शासकों का यह अधिकार एक निश्चित क्षेत्रों में पूर्णतया ब्रिटिश अधिकार के अधीनस्थ कर दिया गया और उनको सुविधा आश्रितों में बदल दिया गया। आइए देखते हैं नए सहयोगियों की खोज। देखिए इन परिवर्तनों के अलावा अंग्रेज़ों का ध्यान भारतीयों के सबसे ज़्यादा
प्रतिक्रियावादी वर्ग की तरफ गया, जैसे जमींदार, राजकुमार और भूपति, ताकि अपनी स्थिति को इस देश में और मजबूत बना सके। दरअसल 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के वास्तविक प्रतिक्रियावादी स्वभाव को धरातल पर ला दिया। ज़्यादातर भारतीयों को यह एहसास हो गया कि भारत में ब्रिटिश शासन वास्तविक रूप में जन विरोधी था और यह निश्चित रूप में दमनकारी और उनके हित का विरोधी था। ये 1857 का विद्रोह जो हुआ था असफल क्यों हुआ, होने का क्या कारण था, तत्कालिक कारण, कुछ मुख्य कारण भी बताए हैं। असफल क्यों हुआ, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या परिवर्तन हुआ था, उन सारी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में दिए हैं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। देखिए नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसका क्वेश्चन क्या होगा वो आपको हम बता देते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये क्वेश्चन बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। देखिए औद्योगिकीकरण क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। जो हम ये क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको दूसरा पार्ट में मिल जाएगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर भी लिंक शेयर कर देंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।